कथाकार। शोरगुल हुआ तो सारे नौकर चाकर एकदम से इकट्ठा हो गए, पर यह साहस किसी में न हुआ कि दीपेंद्र को कोई रोक सके। कुछ ही देर में जब दीपेंद्र की मां पान चबाते हुए अपने कमरे से निकली तो सारे नौकरों को घूरते हुए चिल्लाई, क्या देखते हो? मार न खाएगी तो क्या खाएगी? 4 बरस हुए, एक औलाद का सुख न दे पाई। मेरी पोता खिलाने की इच्छा तो अब मेरे साथ परलोक सिधार जाएगी। सर्दे से भरा मुंह सुर्ख लाल हो चुका था। एकदम से थूक की पिचकारी मुंह से निकालते हुए बोली, दीपेंद्र मर्द है, गुस्सा नहीं आएगा उसे? फिर चारों ओर नजर दौड़ाई और कहती रही, कपड़ा लत्ता सब दिया इस बांझ को, पर ये। कहते कहते मुंह से थूक की एक और पिचकारी निकल पड़ी। इतने में दीपेंद्र कमरे से निकला। आंखें गुस्से से तमतमाई लाल थीं। हाथ में अब भी बेल्ट का पट्टा जीवित सांप की तरह लहरा रहा था। मुख पर गुस्से के साथ एक विजय भाव, जैसे किसी शत्रु का दमन किया हो। देखते ही सारे नौकर चाकर अपने अपने काम को दौड़ पड़े। किसी की हिम्मत न हुई कि जाकर मृणालिनी को ढांढस बंधाए। सब में एक रमाकांत ही था जो नजरें चुरा के मृणालिनी की सुध ले लिया करता था। 1.5 वर्ष पूर्व दीपेंद्र के कपास के कारखाने में कारीगर बन के आया था। ज्यादा पढ़ा लिखा ना था तो भी क्या सूझबूझ बहुत थी, और मानवता भी। अपने निर्मल स्वभाव के कारण कारखाने से धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगा। इतने बड़े घर में एक कमरा भी दे दिया गया रहने को उसे। रमाकांत को किसी के पारिवारिक मामलों में ना बोलने की समझ तो थी, किंतु जब भी मृणालिनी को यूं आहत देखता था तो उसका मन भारी हो उठता था। उधर मृणालिनी यूं ही कुछ देर सुबकती रही। अश्रुपूरित आंखों से जलधारा ने अपना रास्ता मानो यूं ही खोज लिया। पीठ पर बने निशान इस बात का संकेत थे कि चोट गहरी थी, पर बिना किसी शिकायत के पड़े पड़े कुछ देर यूं ही सुबकती रही। कमरे की शांत दीवारों और घड़ी की टिक टिक के बीच उसकी सिसकियां साफ सुनी जा सकती थी। कुछ वर्ष पहले जब विवाह हुआ तो सब वैसे ही था जैसे नव दंपति के बीच होता है, सहज कुशल मंगल। 1 वर्ष बाद जब पहली बार सास ने कहा कि अब मुझे एक पोता दे दे तो शर्म से चेहरा लाल हो गया था। फिर 1 से 2 वर्ष और फिर अगले 2 वर्ष भी यूं ही बीत गए। आए दिन ये ताना आम हो गया कि मृणालिनी बांझ है। समय के साथ जब असहजता बढ़ती गई तो हिम्मत करके पहली बार बोल पड़ी थी, एक बार तुम भी जांच करा लो ना। बस वो दिन था, दीपेंद्र ने हाथ उठा दिया था, मानो किसी ने उसके पुरुषत्व को ललकारा हो, किसी ने उसके अहम को चोट पहुंचाई हो। कितनी ही बार समझाने का प्रयास किया होगा उसने, परंतु प्रत्युत्तर में उलाहना और चोट ही मिली। अब तो आए दिन होता है। मृणालिनी भी कह पड़ती है, रुक क्यों जाते हो, मार ही क्यों नहीं देते। एक पहर बीता तो नजरें चुराकर रमाकांत खाने की थाली लेके कमरे में पहुंचा। बिना कुछ कहे मृणालिनी को सहारा देते हुए कहने लगा, पानी। मृणालिनी ने नजरें उठाकर देखा तो कहने लगी, क्यों आते हो यहां, मरने क्यों नहीं देते। बिना कोई उत्तर दिए और अपनी नजर झुकाए रमाकांत ने पानी का गिलास आगे कर दिया, मानो वो पूरे पुरुष समाज के इस जघन्य अपराध का अपराधी हो। मन ही मन इस सोच ने उसे भी ग्रसित कर ही रखा था कि पुरुष प्रधान समाज में सब जायज है, इस विकार का कोई इलाज संभव ही नहीं। पुरुष प्रधान समाज में नारी की पीड़ा का कोई मोल नहीं।
नारी का उत्थान, उसकी इच्छा, ये भाषणों में अच्छे सुनाई देते हैं। जब मृणालिनी ने पानी न लिया तो जबरदस्ती मुंह की तरफ गिलास लेके मूक दर्शक बन के खड़ा रहा। उसकी अचल स्थिति देख मृणालिनी बोल पड़ी, बड़े ढीठ हो, सुनाई नहीं देता या समझ नहीं आता? मेरे प्रति इतनी संवेदना क्यों? पुरुष दानव है तो तुम देव बनने क्यों चले हो? रमाकांत को अपने इस उपहास की कोई पीड़ा ना हुई। जानता था कि मृणालिनी की इस अवस्था का जिम्मेदार कोई एक नहीं अपितु पूरा वर्ग है। पानी का गिलास हाथों में लेते हुए जब मृणालिनी बोली, रमा तुम न कहोगे कुछ इस बांझ को? तब भी रमाकांत मुंह किसी भव्य स्तूप की तरह खड़ा रहा। रमाकांत के हठ पर मृणालिनी ने एक निवाला मुंह में लिया। इस तरह पहर बीतते बीतते शारीरिक पीड़ा कुछ कम जरूर हुई, परंतु मन की पीड़ा का कोई समाधान अब भी न था। रात में जब दीपेंद्र नशे में धुत घर लौटा तो उसकी जबान में शराब के साथ उसके पुरुषत्व की बू भी थी। मृणालिनी के बाल खींचते हुए बोला, मुझे कमजोर कहती है, बांझ कहीं की। और इतना कहते कहते नशे में धुत बिस्तर पर जा गिरा। और मृणालिनी, वो तो पीड़ा को अपना भाग्य समझते हुए सिसकते हुए कमरे से बाहर चली गई। बरामदे से ही कुछ दूर अर्धश्वेत चंद्रमा के नीचे सिसकियां भरती रही। सहसा ही जब रमाकांत ने शांत चित्त रात्रि में मृणालिनी की सिसकियां सुनी तो उसे समझने में देर न लगी। रमाकांत को अर्धचंद्र के हल्के दूधिया रोशनी में मृणालिनी के अश्रु मोती समान ही दिखे होंगे। बिना कुछ कहे जब समीप जा बैठा तो मानो मानवता ने पीड़ा का हाथ थामा हो जैसे। कुछ क्षण मानवता ने पीड़ा पर जो मरहम लगाया, उससे हृदय में अंकुरित प्रेम से दोनों को ही लोक लाज उचित अनुचित का भय न रहा। श्वेत चांदनी धीरे धीरे दो प्रेम आत्माओं में घुलती रही, प्रेम की पीड़ा पर विजय हुई हो जैसे। उस रात्रि को आज 3 माह हो चले हैं। किसी को कुछ खबर नहीं है। खबर है तो सिर्फ इतनी कि मृणालिनी गर्भ से है, वो बांझ नहीं है। सास को सुख और संतोष है कि वो पोते का मुख देख पाएगी। मृणालिनी ने कितनी ही बार रमाकांत को इस बात का धन्यवाद दिया, वो खुद नहीं जानती। और दीपेंद्र, उसके मुख पर एक दिखावटी संतोष है और चित्त में एक गहरी चोट।